नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का सारांश, जिसमें होगा आपके लिए विज्ञान का सारांश होगा, जो कि क्लास 7 से संबंधित होगा। और इसमें सामान्य विज्ञान का जो है कि फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। यह जो रिलेटेड वीडियो होगा अध्याय 10 से, इससे जुड़ी सारे के सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप अभी तक यह प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। 6 क्लास का जो है कि सीरीज कंप्लीट हो चुका है, 7 क्लास का कंप्लीट होने वाला है, तो निश्चित रूप से उसका पिछला सीरीज सारा का सारा वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा केवल अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम जानेंगे, जो कि संबंधित एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर सीटेट या फिर बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, रेलवे या फिर पीसीएस या फिर ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यह संबंधित होता है आपका एनसीईआरटी पे। ध्यान रखेंगे यह इस बात को और जानेंगे इसी से जुड़ी जानकारी के साथ। आगे बढ़ेंगे तो अब आपके स्क्रीन पे दिखेगा चैप्टर का नाम देख सकते हैं, जीवों में श्वसन। यह चैप्टर का नाम है। मैं इस चैप्टर के नाम के साथ आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के सीरीज देखने के लिए। साथ ही साथ आपको इस तरीके के कंसेप्ट मिलेंगे जिससे आप जनरल कंपटीशन या फिर सामान्य विज्ञान की जो कंसेप्ट है उसको विकसित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रमुख शब्द के रूप में या फिर प्रमुख फैक्ट के रूप में जाने या फिर प्रमुख टर्म्स के रूप में जाने, तो ये आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रमुख शब्द है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को आप देख सकते हैं, इंग्लिश में श्वसन को रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, वायवीय श्वसन को इंग्लिश में। इसको हमने इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो ज्यादातर भाग हैं वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे तरीके से समझने में आसानी होती है। यहाँ पर अवायवीय श्वसन को आप जाने तो एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद श्वसन दर यानी कि ब्रीथिंग रेट बोलते हैं इसे। उसके बाद देख सकते हैं कोशिकीय श्वसन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। डायफ्राम क्या होता है, उच्छ्वासन क्या होता है यानी एक्सहलेशन, देख सकते हैं एक्सलेशन यानी कि सांस छोड़ना जिसे बोलते हैं, इसे कहते हैं एक्सहलेशन। उसके बाद गिल्स क्या होता है, क्लोम को गिल्स कहते हैं, गल्फर कहते हैं, लंग्स फेफड़े को कहते हैं। इसके बाद देखिए श्वसन नली देख सकते हैं, इनहेलेशन। उसके बाद देख सकते हैं अंतःश्वसन जिसे एस्पिरेकल कहते हैं। उसके बाद श्वास रंध्र क्या होता है, टेरेक्स देख सकते हैं, टेरेसिस। रिब्स यानी श्वास प्रणाल के बारे में हम जानेंगे। रिब्स ये श्वास प्रणाल होता है जो कि तिलचट्टा में पाया जाता है। आगे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा इसी प्रकार के सीरीज को देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इन सभी जानकारी के साथ फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं क्योंकि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में मिसमैच हो जाएगा, इसलिए यहाँ देख सकते हैं मैं इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी से आप लोगों को दिखाई दे। कलर मैं रेड ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहला फैक्ट के रूप में आपको जानने को मिलेगा कोशिका के बारे में। कोशिका जीव के सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह आप लोग जान गए होंगे, 6 क्लास के एनसीईआरटी में ही दिया गया है। जीव की जो है कि प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका को निभाती है, अदा करती है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यह फैक्ट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो देखने को मिलेगा आपको कि कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिकाओं में यह जो ऑक्सीजन होता है जो भोजन के विखंडन करने में इन्हें सहायता प्रदान करता है कोशिकाओं को। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, तो जब ऑक्सीजन की उपयोग करके कोशिका अपनी भोजन का विखंडन करती है और कोशिका के भोजन का विखंडन का जो प्रक्रम होता है जिसमें कि ऊर्जा निर्मुक्त होती है या फिर निकलती है, इसी प्रक्रम को जो है कि कोशिकीय श्वसन कहलाता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके कारण कोशिका में विकास होता है, कोशिका में ऊर्जा आती है, जिससे शरीर
को भी ऊर्जा मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के उपयोग से तो वायवीय श्वसन कहलाता है। वह जो प्रक्रम है वह कहलाता है वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति देख सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडन हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यह वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन यह पादप में अक्सर पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, पादप में ही पाए जाते हैं, एक प्रकार से समझ ले तो। ईस्ट जैसे कि अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। ईस्ट एक प्रकार का जीव है जो ईस्ट जैसे अनेक जीव है जो कि वायु में उपस्थिति में जीवित रहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव जो है कि अवायवीय श्वसन करते हैं, यानी कि अवायवीय श्वसन करने वाले जीव की नाम पूछा जाए तो ईस्ट आप सबसे पहले रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है और ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करता है। जब अवायवीय शोषण करता है ईस्ट तो यह जो प्रक्रिया होता है इसमें क्या करता है तो अल्कोहल का निर्माण करता है ईस्ट। अतः इनका उपयोग शराब या फिर वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? ईस्ट का उपयोग। आगे बढ़ेंगे फैक्ट की तरफ तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियां में ऐंठन क्यों होती है। आप देखेंगे कि अधिक काम करते हैं आप या अधिक व्यायाम करते हैं तो आपकी पेशियां जो बॉडी होता है उसमें आपको देखने को मिलता है ऐंठन मिलता है, दुखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है, यानी कि जो पेशियां होता है जिसमें कि अवायवीय रूप से जब श्वसन करता है हमारी पेशियां तो निश्चित रूप से इसमें जो है कि इस प्रकार से ऐंठन होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ध्यान रखेंगे, जो लैक्टिक अम्ल का जो बनना होता है इसी प्रकार से जो है कि हमारा ऐंठन होता है हमारे बॉडी में जब हम पेशियां जो है कि अवायवीय शोषण करते हैं तो। ध्यान रखेंगे मतलब कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो जाता है, विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसी के कारण यह पेशियां जो है कि मतलब ऐंठन महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखेंगे यह मेन कारण होता है, लैक्टिक अम्ल का जो जमाव हो जाता है हमारे पेशियों में, इस कारण से हमें ऐंठन महसूस होने लगता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर कुछ दिखाया गया फिगर और यहाँ देख सकते हैं आगे बढ़ते क्रम में कि गर्म जल में से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं के ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति या फिर पूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है कि पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो यह जो है कि इस प्रकार से आपको मतलब अच्छा लगेगा जब आप गर्म पानी से इस तरीके से मसाज या फिर स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ब्लड का संचरण जो है कि बढ़ जाता है, तेजी गति से होने लगता है, जिसके कारण जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है बॉडी में, पेशियां में। और इससे क्या होता है लैक्टिक अम्ल का जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है कि पूर्ण विखंडन हो जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यह फैक्ट है, एक प्रकार से फैक्ट समझ लें या फिर जानकारी समझ लें। तो यह जो जानकारी है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस मामूली से प्राइस रखा गया है इस सभी पीडीएफ का और इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके इस पर आप अपना पेमेंट स्लिप सेंड करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और तुरंत ही आप अपना A4 साइज में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बेस्ट क्वालिटी में। ध्यान रखेंगे, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इन सभी जानकारी के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप बताइएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होता है उसे अंतः श्वसन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छ्वासन कहलाता है। ध्यान रखेंगे यह प्रक्रिया जो होता है सतत चलते रहता है, जिसके कारण जीव जो है कि अपनी जीवन को जी सकता है। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखेंगे कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वासन करता है
वह उसकी श्वसन दर कहलाता है। यानी कि एक जो व्यक्ति है 1 मिनट में जितनी बार वह श्वसन को लेता है या छोड़ता है या फिर श्वसन करता है तो वह श्वसन दर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है, यानी कि श्वसन करता है। 15 से 18 बार जो कोई भी व्यक्ति है विश्राम की अवस्था में है तो निश्चित रूप से वह 15 से 18 बार जो कोई भी मतलब जो है कि स्वस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है कि 15 से 18 बार श्वसन करता है 1 मिनट में। अत्यधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। यानी कि 25 बार, यानी कि 25 प्रति मिनट 25 बार जो सांस लेने की जो दर है वो बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें कुछ अंग को दर्शाया गया है। नास गुहिका जिसको कहते हैं यहाँ पर, उसका मुख गुहिका इसे कहते हैं, ग्रसनी इसे कहते हैं, श्वास नली इसे कहते हैं और फेफड़ा इसे कहते हैं, पसलियां जो कहते हैं, जो फेफड़े के जो पसलियां हड्डी होती है उसे पसलियां कहा जाता है। फेफड़ा इस साइड होता है, डायफ्राम इसे कहते हैं। ये इस प्रकार से होता है, ये डायफ्राम कहलाता है। ये मानव का श्वसन तंत्र है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आगे बढ़ेंगे और फैक्ट की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट है आपके स्क्रीन पे कि वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। वक्ष गुहा क्या होता है तो पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशियां परत जो कि डायफ्राम कहलाती है, जिसे मध्य पट भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। कौन? वक्ष गुहा को कौन सा आधार जो है कि प्रदान कौन करता है? तो आप देखेंगे कि जो डायफ्राम होता है यह वक्ष गुहा का आधार प्रदान करता है। देख सकते हैं श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। ध्यान रखेंगे श्वसन में जो है कि डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है कि जब हम श्वास लेते हैं तो जो पसलियां होती है हमारे फेफड़े का, वह उसका जो पिंजरा बना होता है वह और जो डायफ्राम होता है वह दोनों जो है कि सम्मिलित होते हैं इस श्वसन प्रणाली में। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ध्यान रखेंगे इससे आधारित आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है, इसके माध्यम से आपको और जानकारी को इनहांस करने में बेहद ही सहायता मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है कि अंतः श्वसन के माध्यम समय जो है कि पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इस गति यह जो गति है हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है, यानी कि वक्ष गुहा के जो आयतन है उसको बढ़ा देता है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे और या फिर और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको। यहाँ से देख सकते हैं कि धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान से कैंसर भी संबंध है, यानी कि धूम्रपान से कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर है कि अंतःश्वसित और उच्छ्वासित देख सकते हैं उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। यानी कि जब हम श्वास लेते हैं, श्वास अंदर खींचते हैं और श्वास को बाहर निकालते हैं, दोनों प्रक्रिया में ऑक्सीजन की क्या मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा होती है, इसके बारे में जानने की जरूरत है। जब हम सांस लेते हैं तो मात्र 21% जो है ऑक्सीजन हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाता है हमारे फेफड़े में, जिसमें कि 0.04% जो है कि कार्बन होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि उच्छ्वासित यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, तो इसमें 16% जो है कि ऑक्सीजन होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है, ये सभी जानकारी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि वायु अंदर जाता हुआ श्वास नली के द्वारा फेफड़े में दिख रहा होगा आपको कि पसलियां बाहर की ओर गति करती हुई दिखेगा। ये जो पार्ट है ये पसलियां बोला जाता है इसे, और ये जो है तो डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, यानी कि इधर की ओर गति कर रहा है।
उसके बाद देख सकते हैं वायु जब बाहर निकालता है, यानी कि जब हम श्वास छोड़ते हैं उस समय की बात करें तो पसलियां अंदर की ओर मतलब सिकुड़ती है। जब सिकुड़ती हैं पसलियां तो ये जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर पूर्व की स्थिति में आ जाता है, जिससे हम उच्छ्वासन कर पाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट फैक्ट के रूप में हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियां आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति ही फेफड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाथी, शेर, गाय, बकरियां, मेढक, छिपकली, मेढक ध्यान रखेंगे यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। छिपकली, सर्प, सर्प में भी और पक्षियां में भी ये जंतुओं की जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष जो गुहा होती है वह मनुष्य के भांति ही इसमें फेफड़े होती है। कॉकरोच के बारे में जाने इंपॉर्टेंट है कि कॉकरोच के शरीर में पर्स भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, या अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। इस छिद्र को श्वास रंध्र कहा जाता है। इस छिद्र को जो है कि श्वास रंध्र कहा जाता है। इस पार्ट में जो छिद्र होते हैं, यानी कि जो पिट्ठी होता है उसका पीठ होता है, उसके माध्यम से यह सांस ले पाते हैं और पीठ के पर ही इसे छिद्र होता है, जिसे श्वास प्रणाल के रूप में भी कहा जाता है। कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, यानी कि वायु के जो नलियां होती है इसका जाल बिछा होता है, और जिसमें कि श्वास प्रणाल या फिर वातक कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है तो श्वास प्रणाल या फिर वातक कहा जाता है। कॉकरोच में या फिर अन्य कीटों में आप देखेंगे तो इसके पीठ में ही छिद्र होते हैं, इसे नाक नहीं होता है। इसका नाक आप समझ ले तो पीठ में ही होता है, जिसे श्वास प्रणाल के रूप में जानते हैं, श्वास रंध्र के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्लोम की तरफ जानते हैं। तो क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। क्लोम में जो है कि रक्त वाहिनियों की जो संख्या होती है बहुत ही अधिक होती है, जो कि गैसीय विनिमय में सहायता करती है। यानी कि गैस का जो है कि किसी भी द्रव से गैस को खींचने में क्लोम आपको जो है कि किसमें मछली में पाए जाते हैं। मछली का जो गल्फर आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार सा होता है, और इसमें जो है कि बहुत ही अधिक प्रकार की जो अधिक मात्रा में रक्त की वाहिनियां होती है, रक्त की जो नसें होती है इसके क्लोम में बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। यह इसलिए होती है क्योंकि जो यह जो घुले होती है गैस का जो विनिमय, यानी कि वायु का जो ऑक्सीजन का जो विनिमय करता है अपने शरीर में लेता है, इसके लिए यह सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके सामने फैक्ट के रूप में कि केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय देख सकते हैं श्लेष्मीय प्रतीत होती है, यानी चिपचिपा प्रतीत होती है। इसमें से गैस का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, यद्यपि ये अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो कि आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। श्लेष्मीय इसलिए होती है क्योंकि यह जो श्वास लेने में इसे आसानी होता है, यानी कि केंचुआ जो होता है अपने त्वचा से सांस लेता है और मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि मछलियां में क्लोम या फिर गिल पाए जाते हैं। क्लोम जो है कि जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में इन्हें सहायता करता है, और क्लोम त्वचा से बाहर की ओर बाहर निकालते हैं, यानी कि जो है क्लोम जो होता है त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, यानी कि त्वचा से बाहर की तरफ जो निकले होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आप देखे भी होंगे मछली में गल्फर किस तरीके से होता है, उसका गिल किस तरीके से होता है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? जी बिल्कुल हाँ। और इनकी जो है कि कोशिकाएं, पादप के बारे में बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पादप तो निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, इस बात को आप जानते ही होंगे। और इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन करने के लिए किया जाता है। यानी कि पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि पत्तियां ही सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन इस प्रकार से आता है, तो पादप की जो पत्तियां में जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय जो होता है वह तो विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रंध्र कहा जाता है। पत्तियां में जब आप देखेंगे नहीं, आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको दिखाएंगे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और उसी रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन और ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं पौधे के द्वारा।
ध्यान रखेंगे इस बात को। जब रात्रि के समय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब दिन के समय होते हैं, जब सूरज की रोशनी के साथ जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पादप, तो निश्चित रूप से वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। इस बात को आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो है कि जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होता है। वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। यानी कि जब आप शुद्ध ऑक्सीजन में श्वास लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। और निश्चित रूप से आप जब श्वास लेते हैं तो उसमें मात्र 21% ही ऑक्सीजन होता है। बाद बाकी जो श्वसन लेने की जो प्रक्रिया है उसमें अनेक प्रकार की जो मतलब गैस है उसको मिश्रित करके हम लोग लेते हैं, जिसमें कि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 4.4% जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हम निष्कासित करते हैं ऑक्सीजन मतलब सांस ले छोड़ने के दौरान। और जो सांस छोड़ने के दौरान जो होते हैं ऑक्सीजन की मात्रा वो 16 पॉइंट कुछ होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे इस सब जानकारी के साथ। तो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने जो कि एक नंबरी टाइप से है, देखने को मिलेगा आपके साथ। तो देख सकते हैं कि तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है किस माध्यम से, तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास, तो ये ऑप्शन होगा आपका सही। श्वास रंध्रों द्वारा जो है कि तिलचट्टों में वायु प्रवेश करते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति में विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर क्या होता है, तो यह 15 से 18 प्रति मिनट होता है। यानी 15 से 18 बार प्रति मिनट श्वास लेने की दर होता है। ख में देखेंगे तो अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगे जिस पदार्थ का संचयन करके कारण जो है किस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, तो यह लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण हमारे जो है कि पैर में ऐंठन होता है, हमारे अंगों में ऐंठन होता है या फिर हमारे पेशियां में ऐंठन का महसूस होता है। आगे है कि उच्छ्वासन के समय पसलियां किस प्रकार से गति करती हैं। जो पसलियां हैं वह किस प्रकार से गति करती है, तो उच्छ्वासन के समय जो है कि नीचे की ओर गति करती है, यानी कि जो है कि अंदर की ओर गति करती है ना। उच्छ्वास सांस छोड़ने के समय में तो यह नीचे की ओर गति करती है। आगे बढ़ेंगे इन्हीं सभी क्वेश्चन के साथ। तो आगे बढ़ेंगे तो एक मिलान चिन्ह भी है, इसको भी जान लेते हैं। ईस्ट के निर्माण में अल्कोहल बनता है, ईस्ट से अल्कोहल का निर्माण होता है। डायफ्राम से देख सकते हैं, डायफ्राम की जब आप बात करें, डायफ्राम कहाँ अवस्थित होता है, तो वक्ष गुहा के पास अवस्थित होता है। उसके बाद त्वचा से केंचुआ श्वास लेती है। पत्तियां में रंध्र पाए जाते हैं जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। उसके बाद देखिए मछलियां में क्लोम पाए जाते हैं जिसे गल्फर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेढक फेफड़े एवं त्वचा दोनों से सांस ले सकता है। और जो श्वास प्रणाल होता है जिसे वातक कहते हैं, यह तिलचट्टा में पाए जाते हैं, कीट पतंग में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे इन्हीं सभी क्वेश्चनों के साथ। तो आगे आपको दिखेगा सारांश के रूप में जो इसी चैप्टर से निकल के आता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट रूप से देख सकते हैं। पहला जो फैक्ट है, पहला जो सारांश है, कहता है कि श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन और ऊर्जा निर्मुक्त करता है, यानी कि यह है कि यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। आगे बढ़ेंगे तो हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उनमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में क्या निर्मुक्त होती है, तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ध्यान रखेंगे अगला फैक्ट के रूप में कि ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भोजन, यदि भोजन ग्लूकोज के रूप में आप जाने, तो यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन का उपयोग करके विखंडन करते हैं तो वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि यह विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। अगला फैक्ट के रूप में अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशियाएं कोशिकाएं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय शोषण करता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो कि हमें हमारे पेशियों में थकान या फिर जो है कि
ऐंठन महसूस करवाता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट देख सकते हैं कि श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जो जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए जिस वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैस के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग होते हैं। श्वसन अंग जो है कि भिन्न भिन्न होते हैं, श्वसन अंग होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। अंतर श्वसन या फिर निस्व श्वसन के समय हमारे शरीर में जो फेफड़े विस्तारित होते हैं उससे उच्छ्वासन के साथ ये अपनी मूल अवस्थाओं में आ जाते हैं। यानी अंतर श्वसन या फिर निःश्वसन जब होते हैं हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में, तो फेफड़े का जो विस्तार होता है वह उच्च श्वसन के साथ ये अपनी मूल जो अवस्था है फेफड़ा का उस अवस्था में आ जाता है। आगे बढ़ेंगे कि शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने पर श्वसन दर बढ़ जाता है। यानी शारीरिक सक्रियता किस प्रकार से, जब आप शारीरिक रूप से अधिक काम करेंगे, अधिक व्यायाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी श्वसन दर में बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि 25 बार जो है कि प्रति मिनट हो जाती है। और आगे बात ध्यान रखेंगे कि गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग, श्वसन प्रक्रम मानव जैसे ही होते हैं। उसके बाद है कि केंचुए में गैस का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम और कीटों में श्वास प्रणाल के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायुओं को ग्रहण करती है। जो पादप में जो होती है मूल, पादप के जो मूल होते हैं यानी कि जड़ जो होती है कि मृदा में उपस्थित वायुओं को ग्रहण करती हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैस का विनिमय होता है। और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होती है। ध्यान रखेंगे, यह फैक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिला 10वें चैप्टर के बारे में, जिसमें हम अधिक जानकारी उपलब्ध करा पाए हैं आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ही। और वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा वीडियो के साथ, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के सीरीज को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।